सोडियम सल्फेट और वाटर सिस्टम जो है यहाँ पे 7 फेजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो हैं Na2SO4 साथ में 10 वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है Na2SO4 और 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, Na2SO4, Na2SO4 सॉल्यूशन, फिर आइस, वाटर और वेपर। इन सबको हम दो कॉन्स्टिट्यूएंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि Na2SO4 और 10H2O को रिप्रेजेंट करेंगे Na2SO4 प्लस 10H2O, Na2SO4 7H2O को करेंगे Na2SO4 प्लस 7H2O, Na2SO4 को करेंगे Na2SO4 प्लस 0H2O, Na2SO4 सॉल्यूशन को करेंगे X Na2SO4 प्लस YH2O, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं कितने Na2SO4 है वहाँ पे और कितना है हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। आइस को करेंगे 0 Na2SO4 प्लस H2O, वाटर को करेंगे 0 Na2SO4 प्लस H2O, सिमिलरली वेपर को करेंगे 0 Na2SO4 प्लस H2O। नेक्स्ट एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन ए क्लोज्ड वेसल। अमोनियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो वो कन्वर्ट होगा अमोनिया प्लस HCl। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास सॉलिड फेज हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और जो दूसरा फेज है उसमें क्या होगा अमोनिया और HCl दोनों गैसेज हैं। तो हमारे पास टोटल फेजेस कितने हो जाएंगे? 2, यानी कि हमें सिर्फ 2 ही फेजेस को रिप्रेजेंट करना है। तो इन सब दोनों फेजेस को हम एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। वो कैसे कि सॉलिड फेज को अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं, और जो लिक्विड फेज है उसको भी हम अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू NH3 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 कंपोनेंट सिस्टम होगा। लेकिन अगर हमने इसके अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया या HCl इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो गैसियस फेज है अब उसकी जो कंपोजिशन थी वो इक्वल नहीं रही। वहाँ पे अमोनिया और HCl की जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। या तो अमोनिया एक्सेस ऑफ अमोनिया होगा तो अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा, और HCl ज़्यादा एक्सेस ऐड किया है हमने तो HCl की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम इसको 1 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अब 2 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड फेज को कर देंगे हम NH3 प्लस HCl, और जो गैसियस फेज है उसको करेंगे X अमोनिया प्लस Y HCl। ठीक है, अब ये जो सिस्टम थे ये कितना केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे थे। केमिकली रिएक्टिव सिस्टम के लिए एक और सिस्टम है जिससे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और स्पीसीज। ये होंगे कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, या फिर रिएक्शन के बाद अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको भी हम इसमें काउंट करेंगे, चाहे वो आयंस हैं या जो भी हैं उन सबको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रिया बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम वहाँ पर देखेंगे कि कोई इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन वहाँ पे, या कोई इक्विलिब्रिया बन रहा है तो कितनी ऐसी इक्वेशंस होंगी इक्विलिब्रिया की, तो वो यहाँ पर लेंगे हम। उसके बाद है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और फॉर मटेरियल बैलेंस। इसमें हम आयंस अगर बन रहे हैं आयंस को कंसिडर करेंगे कि वहाँ पे न्यूट्रल थे या नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? Na2SO4 और वाटर सिस्टम। तो इसमें क्या अज्यूम किया हमने? सबसे पहले इसमें डिफरेंट केसेस होंगे। फर्स्ट केस क्या है कि कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो उस केस में Na2SO4 की फॉर्म में रहेगा, वाटर की फॉर्म में रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएंगे? 2। फिर नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब कोई क्योंकि डिसोसिएशन ही नहीं है तो कोई इक्विलिब्रिया नहीं होगा। ठीक है, कोई रिएक्शन भी नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया की जो इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी? 0। और क्योंकि कोई आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 2 - 0 - 0 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब इसमें नेक्स्ट जो केस है उसमें हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो Na2SO4 है वो कम्प्लीटली डिसोल्व हो गया, सिर्फ साल्ट डिसोसिएट किया हमने। तो जब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो सॉलिड बचेगा ही नहीं, सिर्फ आयंस बचेंगे। उसका मतलब Na2SO4 नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा? Na पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस, और वाटर तो वहाँ पे था ही। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 3। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो यहाँ पे 0 हो जाएंगी, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा तो कोई इक्विलिब्रिया यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस में 1 होगा। वो कैसे होगा कि 2 Na पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो इक्वल होंगे 1 सल्फेट आयन के।
ठीक है। तो इस तरह से इक्वल जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो ऐसी होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या होगी 1। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 0 - 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट सिस्टम हुआ। उसके बाद अगर हमने अज्यूम कर लिया कि डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन अब हमने अज्यूम किया है कि Na2SO4 का भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा और वाटर का भी, मतलब ये दोनों डिसोसिएट तो हो रहे हैं बट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो जाएंगे Na2SO4 उसके आयंस और वाटर उसके आयंस, टोटल कितने हो गए 6। और यहाँ पे इक्विलिब्रिया कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, Na2SO4 इक्विलिब्रिया में है सोडियम और सल्फेट आयंस के साथ, और वाटर इक्विलिब्रियम में है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के साथ। तो यहाँ पे E की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी होंगी कि 2 Na पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो 1 सल्फेट आयंस के इक्वल होंगे, और वाट जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो OH नेगेटिव आयंस के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हो गई 2। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आ जाएंगे 6 - 2 - 2 इज इक्वल टू 2। 2 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है KCl NaBr और वाटर सिस्टम। यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। फर्स्ट हमने केस लिया कि कोई डिसोसिएशन ना हो, ठीक है, लेकिन KCl और NaBr आपस में रिएक्ट करते हैं और NaCl और KBr प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो जाएंगे KCl NaBr H2O NaCl और KBr, टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। तो S की वैल्यू होगी 5, E की वैल्यू 1 कि KCl और NaBr आपस में रिएक्ट हुए, KBr और NaCl में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डिसोसिएशन अज्यूम नहीं किया तो कोई आयंस नहीं होगा, इसलिए R की वैल्यू यहाँ पे होगी 0। तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो ये 4 कंपोनेंट सिस्टम हुआ। उसके बाद है अगर हमने इनका डिसोसिएशन अज्यूम कर लिया, डिसोसिएशन अगर हमने इनका अज्यूम कर लिया तो KCl कन्वर्ट होगा K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव में आए। ऐसे ही NaBr कन्वर्ट हो जाएगा NaBr Na पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में, KBr जो होगा वो K पॉजिटिव Br नेगेटिव, NaCl जो होगा वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वाटर होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये तो मैं इक्विलिब्रिया तुम्हें बताए हैं। लेकिन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होंगे KCl और उसके आयंस, NaBr और उसके आयंस, KBr के आयंस बनेंगे लेकिन वो K पॉजिटिव और Br नेगेटिव होंगे, इसलिए दोबारा उनको अज्यूम नहीं करेंगे हम। ऐसे ही NaCl भी Na पॉजिटिव और Cl में होगा तो दोबारा से उसको हम नहीं लेंगे। और वाटर होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो S की वैल्यू हो जाएगी 11, E की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद R की वैल्यू 2, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के जितने भी आयंस होंगे आपस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, और H पॉजिटिव होगा वो OH नेगेटिव आयन के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 - 5 - 2 इज इक्वल टू 4 कंपोनेंट्स। ये तो तब था जब हमें नहीं पता कि KCl और NaBr की हमने कितनी अमाउंट ली है, ठीक है। हमने इन टोटल देखा था कि केमिकली न्यूट्रल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर हमने KCl और NaBr की अमाउंट्स इक्वल ले ली, उस केस में क्या हो जाएगा कि Na पॉजिटिव आयंस तो हो जाएंगे K पॉजिटिव आयंस के इक्वल, ठीक है। Cl नेगेटिव आयंस हो जाएंगे Br नेगेटिव आयंस के इक्वल, और H पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे OH नेगेटिव आयंस के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या हो जाएंगी 3, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी S - E - R, यानी कि 11 - 5 - 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमने KCl और NaBr की अमाउंट सेम ली तो 3 कंपोनेंट सिस्टम होगा, अगर हमने उनकी अमाउंट डिफरेंट ली है तो वो 4 कंपोनेंट सिस्टम होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी के एग्जांपल्स कर सकते हैं, ये आप खुद के करके देखना। अब उसके बाद नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस। अब इसकी 2 डेफिनेशन है, दोनों को समझना जरूरी है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स which must be arbitrarily fixed in order that the condition of the system may be completely defined। सिस्टम की कंडीशन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स की ज़रूरत है डिफाइन करने की या फिक्स करने की, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स की, मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स की हमें वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी सिस्टम की कंडीशन बताने के लिए। दूसरी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आउट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन which can be varied without disturbing the number of phases present in equilibrium।
इसका क्या मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम में कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते हुए हम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू, टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, जिनकी वैल्यू को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फेजेस चेंज नहीं होने चाहिए इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम। फर्स्ट क्या है, आइस, वाटर और वेपर सिस्टम। तो यहाँ पे देखो 3 फेजेस हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही कंडीशन है ऐसी। ठीक है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर है और एक ही पर्टिकुलर प्रेशर है जब ये 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी कंडीशन चेंज की टेम्परेचर या प्रेशर की तो नंबर ऑफ फेजेस चेंज हो जाते हैं, यानी कि ऐसा एक भी वेरिएबल नहीं है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर दें। ठीक है, और नंबर ऑफ फेजेस चेंज ना हो। ठीक है, तो ऐसा एक भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कि ये इनवेरिएंट सिस्टम है। और ये हम फेज रूल से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आइस, वाटर और वेपर कंपोनेंट कितने हैं, यहाँ पे 1, फेजेस 3 हैं, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर वेपर सिस्टम। अब ये जो वाटर वेपर सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या है, 2 फेजेस हैं, एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसकी भी अगर हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 आएगी, यानी कि ये क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। यानी कि ऐसा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द नंबर ऑफ फेजेस। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें मिनिमम एक वेरिएबल की वैल्यू तो बतानी ही पड़ेगी सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो हमने टेम्परेचर की वैल्यू बता दी तो प्रेशर की वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाती है, क्योंकि वाटर है और वेपर है। तो वाटर है उसका हमने अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही वेरिएबल बताने की जरूरत है। अगर टेम्परेचर बता दिया तो प्रेशर बताने की जरूरत नहीं है, प्रेशर बता दिया तो फिर टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत है, सिस्टम को एक पर्टिकुलर कंडीशन डिफाइन करने के लिए, और एक ही ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द नंबर ऑफ फेज। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे यूनिवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है गैस का। तो गैस की कंडीशन बताने के लिए हमारे पास क्या होती है, गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। यानी कि अगर हमने 2 वेरिएबल्स की बता दी तो थर्ड, क्योंकि आर कॉन्स्टेंट है, थर्ड वेरिएबल हम अपने आप फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 वेरिएबल्स की जरूरत है इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ये क्या हो जाएगा, बाई वेरिएंट सिस्टम। और जो दूसरी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी कि 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं एक विदाउट डिस्टर्बिंग द नंबर ऑफ फेजेस। और यहाँ पे क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू भी 1 है, एफ की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये बाई वेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें इक्विलिब्रियम। ये जो फेज इक्विलिब्रिया की हम बात कर रहे हैं ये होता क्या है, तो कोई भी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे टेम्परेचर, कंपोजिशन वगैरह, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रिया जो होता है 2 टाइप का होता है, ट्रू इक्विलिब्रिया एंड मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया। ट्रू इक्विलिब्रिया वो इक्विलिब्रिया होगा, ऐसे स्टेट होगी जिसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी। फॉर एग्जांपल आइस और वाटर को हमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है, तो ये कंडीशन हम आइस को मेल्ट करके भी लेके आ सकते हैं और वाटर को फ्रीज करके भी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होगा ये क्या हो जाएगा, ट्रू इक्विलिब्रियम। लेकिन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन से नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन से हो गया तो बैकवर्ड से नहीं पॉसिबल, बैकवर्ड से पॉसिबल है तो फॉरवर्ड से पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर को अगर -2 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है हमें, ठीक है, तो ये हम आइस को मेल्ट करके नहीं कर सकते। ठीक है, आइस को मेल्ट करके -2 डिग्री सेल्सियस पे हम वाटर को नहीं लेके आ सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर की केयरफुल कूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ना तो उसमें कोई शॉक कर सकते हैं हम, ना कोई स्टीरिंग कर सकते हैं और ना ही कोई स्टीरिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी उसको डिस्टर्ब किया तो क्या हो जाएगा, एकदम से वहाँ पे सोलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे आइस बन जाएगी, तो फिर वाटर -2 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल केयरफुल कूलिंग करनी पड़ेगी और ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।